एक पुलिस कांस्टेबल जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून की वर्दी में गुजारी, वही आदमी एक दिन अपने दो बेटों को खुद क्राइम ब्रांच के सामने खड़ा कर देता है। पीठ पर बेल्ट के निशान हैं, आंखों में डर है और सामने वही डिपार्टमेंट है जहां कभी उनके पिता की इज्जत होती थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह नहीं है कि बेटा अपराधी निकला। असली सवाल यह है कि उस गिरफ्तारी ने उसे रोका क्यों नहीं। उल्टा वही घटना मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नए नाम की शुरुआत कैसे बन गई। यह कहानी सिर्फ दाऊद इब्राहिम की नहीं है। यह कहानी उस मुंबई की है जहां पुलिस, राजनीति, स्मगलिंग, लोकल गुंडे, पत्रकार, पठान गैंग और मोहल्ले की ताकत सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। 1970 के दशक तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दो नाम सबसे ऊपर थे, हाजी मस्तान और करीम लाला। इनके बिना उस दुनिया में कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। लेकिन डोंगरी की तंग गलियों में एक लड़का धीरे धीरे ऐसा रास्ता चुन रहा था जो उसे सिर्फ मुंबई का नहीं, आगे चलकर कराची के अंडरवर्ल्ड का भी बड़ा नाम बना देगा। सबसे अजीब बात यह थी कि यह लड़का किसी अपराधी परिवार से नहीं आया था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में थे। क्राइम ब्रांच में नाम था, मोहल्ले में इज्जत थी और अंडरवर्ल्ड के बड़े लोग भी उसे इब्राहिम भाई कहकर सम्मान देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी घर का बच्चा भारत का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया? यही सवाल इस पूरी कहानी की रीढ़ है। और अगर आप ऐसी ही क्राइम, पॉलिटिकल और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी सीधी उस जगह से शुरू होती है जहां एक पुलिस वाले के घर में अंडरवर्ल्ड का बीज पड़ा। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मूल रूप से मुंबई के नहीं थे। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमका गांव से जुड़ा था। इब्राहिम के 3 भाई थे, अहमद, महमूद और इस्माइल। ये तीनों रत्नागिरी के पास खेड़ गांव में रहते थे। लेकिन इब्राहिम ने अलग रास्ता चुना। वह अकेले बंबई आया, यहां अपना घर बसाया और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। वह गरीब था, लेकिन डोंगरी में उसका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। वजह साफ थी, वह मुंबई पुलिस में कांस्टेबल था। उस दौर में मुस्लिम कम्युनिटी से पुलिस में जाना आम बात नहीं थी और उस वक्त एक ईमानदार हेड कांस्टेबल का रुतबा अपनी कम्युनिटी में कई बार बड़े अफसर जैसा माना जाता था। डोंगरी में लोग छोटे मोटे झगड़ों के लिए सीधे पुलिस स्टेशन नहीं भागते थे। कई बार पहले इब्राहिम भाई के पास जाते थे। 2 भाइयों की लड़ाई हो, पति पत्नी का विवाद हो, कारोबारियों का झगड़ा हो या मोहल्ले का, कोई टेंशन, इब्राहिम कास्कर कई मामलों में बीच का रास्ता निकाल देता था। उसकी बात में वजन था, क्योंकि वह सिर्फ पुलिस वाला नहीं था, मोहल्ले का भरोसेमंद आदमी भी था। लेकिन उसकी पहचान यहीं तक सीमित नहीं थी। गरीब, अनाथ और बेसहारा लोग भी मदद के लिए उसके दरवाजे पर आते थे। किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़े, किसी को सिर छुपाने की जगह। इब्राहिम अक्सर मदद कर देता। अगर उसकी अपनी जेब खाली होती तो वह हाजी मस्तान या करीम लाला जैसे लोगों से पैसे उधार लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचा देता। यहीं इस कहानी में पहला बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। इब्राहिम कास्कर एक पुलिस कांस्टेबल था, लेकिन हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स उसे अपना आदमी नहीं, अपना दोस्त मानते थे। वह कभी कभी हाजी मस्तान के कुछ काम भी कर देता था और बदले में पैसे भी ले लेता था। लेकिन उसके लिए वह रिश्ता नौकर मालिक वाला नहीं था। यह पुराने बंबई का वह दौर था जहां कानून, अपराध, मोहल्ला और निजी रिश्ते कई बार एक ही फ्रेम में खड़े दिखाई देते थे। ड्यूटी पर इब्राहिम बिल्कुल अलग इंसान था। क्राइम ब्रांच में अपने लंबे करियर के दौरान उसने एक सख्त और काबिल पुलिस वाले की पहचान बनाई। 1960 के दशक की शुरुआत में यूसुफ हवलदार, आदम हवलदार और इब्राहिम कास्कर की एक ऐसी टीम बनी जिसका नाम सुनकर डोंगरी के अपराधी डर जाते थे। उनकी पूछताछ का तरीका बहुत सख्त माना जाता था। मोहल्ले में कहा जाता था कि इनके सामने पत्थर भी बोलने लगते हैं। मतलब जो अपराधी बाहर लाख चुप रहे, इस कमरे में आकर आखिरकार टूट ही जाता था। इब्राहिम ने कोलाबा, माहिम, मालाबार हिल, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स और मुंबई पुलिस के कई डिपार्टमेंट्स में काम किया। लगभग 1967 में क्राइम ब्रांच की आखिरी पोस्टिंग के बाद वह रिटायर हुआ। उस दौर में क्राइम ब्रांच में काम करना पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और इब्राहिम कास्कर ने इसी जगह लगभग 20 साल तक काम किया था। लेकिन किस्मत का मोड़ देखिए, जिस क्राइम ब्रांच में कभी इब्राहिम कास्कर को सलाम किया जाता था, कुछ साल बाद उसी क्राइम ब्रांच की फाइल्स में एक नाम सबसे ऊपर आने वाला था, दाऊद इब्राहिम। इब्राहिम अपनी पत्नी अमीना और अपने 2 साल के बेटे साबिर के साथ साउथ मुंबई के टेनकर मोहल्ले में
एक छोटे से 10 बाई 10 फुट के घर में रहता था। घर साधारण था, जिंदगी उससे भी ज्यादा साधारण। इसी छोटे से घर में 26 दिसंबर 1955 को एक बेटे का जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरे भारत में खौफ और क्राइम नेटवर्क का दूसरा नाम बन जाएगा। बेटे के जन्म की खबर इब्राहिम ने अपने परिवार के बाहर सबसे पहले करीम लाला को दी। दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब इब्राहिम बेटे के जन्म पर दावत देना चाहता था, लेकिन उसके पास इंतजाम नहीं था, तो करीम लाला ने खुद दावत का खर्च उठाया। उस दिन करीम लाला अपने दोस्त के बेटे के जन्म की खुशी मना रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले सालों में यही बच्चा उसकी दुनिया के लिए चुनौती बन जाएगा। दाऊद का बचपन आसान नहीं था। इब्राहिम कास्कर के 12 बच्चे थे। सीमित आमदनी में इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। कई बार घर में सुबह चाय और बनपाव के बाद अगला खाना सीधा रात को मिलता। लेकिन इब्राहिम की एक जिद थी, बच्चे पढ़ें, लिखें और जिंदगी में कुछ बने। इसी उम्मीद से उसने दाऊद का दाखिला नागपाड़ा के अहमद सेलर हाई स्कूल में करवा दिया। शुरू में जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती रही, लेकिन फिर एक दिन परिवार पर बड़ा झटका लगा। इब्राहिम कास्कर नौकरी से सस्पेंड हो गया। इसका असर सिर्फ उसकी नौकरी पर नहीं पड़ा, पूरे घर पर पड़ा। आर्थिक हालत और खराब हो गई और सिर्फ 10 साल की उम्र में दाऊद को स्कूल छोड़ना पड़ा। शायद यही वह मोड़ था जहां दाऊद की जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हुई। स्कूल नहीं था, रूटीन नहीं था और उसके पास खाली वक्त बहुत था। डोंगरी की गलियां उस दौर में ऐसे लड़कों से भरी थीं जो पढ़ाई से ज्यादा ताकत से इंप्रेस होते थे। दाऊद ने छोटी उम्र में पैसा और पावर दोनों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसे समझ आने लगा कि पैसा जिंदगी बदलता है, लेकिन डर लोगों का व्यवहार बदल देता है। उसे अच्छा लगता था जब लोग किसी का नाम सुनकर रास्ता छोड़ देते थे, किसी के सामने आवाज धीमी कर लेते थे और किसी की बात आखिरी बात मान लेते थे। धीरे धीरे वह उन्हीं लोगों की तरफ खींचने लगा जिनके पास पैसा भी था और डर भी। 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दाऊद छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने लगा। जेब काटना, चोरी करना, दुकानदारों को धमकाना, उगाही करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। एक बार उसने सड़क किनारे खड़े एक आदमी से पैसे छीने। दाऊद को लगा होगा कि मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन जिस आदमी के पैसे छीने गए वह दाऊद और उसके पिता दोनों को जानता था। वह सीधा इब्राहिम कास्कर के पास शिकायत लेकर पहुंच गया। इब्राहिम को जब सच पता चला तो उसने दाऊद की जमकर पिटाई की। कुछ दिन दाऊद शांत रहा, लेकिन फिर वही रास्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे डोंगरी में दाऊद का नाम फैलने लगा। लोग उसे सिर्फ शरारती लड़का नहीं, एक प्रॉब्लम की तरह देखने लगे। जब भी इब्राहिम तक उसके कारनामों की खबर पहुंचती, वह गुस्से से भर जाता, एक पुलिस वाले के तौर पर भी और एक पिता के तौर पर भी। कई बार बाप बेटे महीनों तक बात नहीं करते थे। बीच में अक्सर अमीना ही दोनों के बीच बातचीत का रास्ता बनती थी। लेकिन दाऊद की सोच अब घर की डांट से बड़ी हो चुकी थी। वह देख रहा था कि मोहल्ले में कौन डरता है, कौन डराता है और पैसा किस रास्ते से आता है। 1970 के आसपास दाऊद ने अपने आसपास लड़कों का एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। इसमें उसका बड़ा भाई साबिर, छोटा भाई अनीस, उसका कजन अली और मोहल्ले के कुछ दूसरे लड़के शामिल थे। यह कोई बड़ा गैंग नहीं था, बस कुछ लड़के थे जो दाऊद को लीडर मानने लगे थे और दाऊद को यह एहसास पसंद आने लगा था। डोंगरी और मुसाफिरखाना के आसपास बोहरा कम्युनिटी के कई कारोबारी रहते थे। वे आमतौर पर बिजनेस करने वाले और शांति से रहने वाले लोग थे। दाऊद ने यह कमजोरी जल्दी पहचान ली। अगर किसी बोहरा दुकानदार से पैसे मांगे जाएं, तो वह लड़ने के बजाय अक्सर पैसे देना बेहतर समझेगा। दाऊद के लिए यह डिस्कवरी बड़ी थी। हर बार जब कोई दुकानदार डरकर पैसे देता, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। अब उसे लगने लगा कि ताकत से पैसा कमाना मेहनत से पैसा कमाने से आसान है। धीरे धीरे उसके साथियों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर दुकान पर दाऊद को खुद जाने की जरूरत नहीं रहती। उसके लड़के जाते, नाम लेते, पैसे लेते और लौट आते। दाऊद पीछे बैठकर बॉस की तरह सब संभालता, लेकिन वह सिर्फ उगाही से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे ज्यादा पैसा चाहिए था और जल्दी चाहिए था। उस दौर में मुसाफिरखाना के पास मोहता मार्केट में विदेशी घड़ियों की मांग बहुत थी। रोलेक्स, ओमेगा और रेडो जैसी घड़ियां स्टेटस सिंबल थीं। लोग इन्हें सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं, अपनी हैसियत दिखाने के लिए खरीदते थे। दाऊद ने इसी लालच को अपना हथियार बना लिया। उसका तरीका सीधा था। ग्राहक को पहले असली इंपोर्टेड वॉच दिखाई जाती, सौदा पक्का होता, पैसे लिए जाते, फिर मौका देखकर डब्बा बदल दिया जाता। ग्राहक जब डब्बा खोलता तो घड़ी की जगह अंदर पत्थर होता। इस खेल में न गोली थी, न खून था, लेकिन पैसा तेज था। दाऊद को समझ आने लगा कि डर और दिमाग
दोनों को मिलाकर कमाई की जा सकती है। 1972 में दाऊद करीब 15-16 साल का था। वह अभी अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम नहीं था। उस वक्त डोंगरी में असली दबदबा बासु दादा का था। बासु दादा कोई मामूली आदमी नहीं था। लोकल नेता उससे रिश्ते बनाकर रखते थे, व्यापारी उससे टकराने से बचते थे, आम लोग उसे दूरी रखना ही समझदारी मानते थे। कहा जाता था कि डोंगरी में उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। उसका रोज एक दरबार लगता था। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते, कुछ मदद मांगते, कुछ शिकायतें करते और कुछ सिर्फ अपनी वफादारी दिखाने पहुंचते। बासु अपनी चारपाई पर बैठता, लोग सुनते और कई बार उसका फैसला पुलिस या अदालत से ज्यादा असरदार माना जाता। बासु की ताकत सिर्फ उसके नाम में नहीं थी, उसके आसपास लोग थे और उनमें खास था खालिद पहलवान। लंबा कद, मजबूत शरीर और ऐसा रौब कि लोग उससे भी उतना ही डरते थे जितना बासु से। डोंगरी की लोकल पॉलिटिक्स में भी बासु दादा का प्रभाव था। कौन नेता जीतेगा, कौन हारेगा, कई बार यह उसके सपोर्ट पर निर्भर माना जाता था। इसी राजनीति में एक नाम था मौलाना जियाउद्दीन बुखारी। कई सालों तक मौलाना और बासु के रिश्ते अच्छे रहे। बासु का सपोर्ट मौलाना को मिलता रहा और मौलाना चुनाव जीतता रहा। लेकिन राजनीति और अंडरवर्ल्ड की दोस्ती अक्सर फायदे तक चलती है। किसी बात पर दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। 1972 के असेंबली इलेक्शन में बासु दादा ने पहली बार मौलाना का साथ छोड़ दिया और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नूर मोहम्मद को सपोर्ट किया। चुनाव हुआ, वोट पड़े और बासु के डर की वजह से लोग मौलाना को वोट देने से बचते रहे। नूर मोहम्मद जीत गया। मौलाना इस हार से नाराज हुआ और उसने इलेक्शन रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन कोर्ट की लड़ाई लड़ते हुए उसे एक और बात समझ आ गई, अगर दोबारा इलेक्शन हुआ भी तो बासु दादा के रहते वो जीतेगा कैसे। मौलाना ने महसूस किया कि सिर्फ भाषणों से पॉलिटिक्स नहीं चलती, यहां मसल पावर भी चाहिए। बासु दादा की असली ताकत उसके पीछे खड़े यंग लड़के थे। ऐसे लड़के जो एक इशारे पर जमा हो जाएं और जरूरत पड़ने पर सामने वाले को पीट दें। मौलाना ने तय किया कि अगर बासु को टक्कर देनी है तो उसे भी युवाओं का एक मजबूत बेस बनाना होगा। इसी सोच के साथ वह एक दिन इब्राहिम कास्कर के घर पहुंचा। उसने इब्राहिम से कहा कि मोहल्ले के लड़के दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, क्यों ना उन्हें किसी अच्छे काम में लगाया जाए। इब्राहिम धार्मिक और कम्युनिटी ओरिएंटेड आदमी था। मौलाना ने मदद मांगी तो उसने मना नहीं किया। मौलाना का आइडिया था कि डोंगरी के नौजवानों को साथ लाकर एक ग्रुप बनाया जाए जो मोहल्ले के काम करे। इब्राहिम को बात सही लगी। उसने अपने बेटों और मोहल्ले के दूसरे लड़कों से बात की और उन्हें मौलाना के हवाले कर दिया। कुछ ही दिनों में युवाओं का एक नया ग्रुप तैयार हुआ। नाम रखा गया यंग पार्टी। शुरुआत में जोश था, लड़के बड़ी संख्या में जुड़ने लगे। मौलाना को लगा कि उसके पास एक मजबूत यूथ बेस तैयार हो रहा है। लेकिन तभी कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। मौलाना समझ गया कि इलेक्शन वाली लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसने पॉलिटिक्स से दूरी बनानी शुरू कर दी और यंग पार्टी में उसकी दिलचस्पी कम होती गई। यहीं से मामला बदल गया। यंग पार्टी में सैकड़ों लड़के थे, एनर्जी थी, जोश था, लेकिन डायरेक्शन नहीं था। यही मौका दाऊद ने सबसे पहले पहचाना। वह उस वक्त कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं था, लेकिन उसमें लोगों को अपने साथ जोड़ने की एबिलिटी थी। धीरे धीरे उसने यंग पार्टी के लड़कों के बीच अपनी जगह बनानी शुरू की। वह प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाता, लड़कों के बीच झगड़े सुलझाता और जब कोई फैसला लेना होता तो लोग उसकी तरफ देखने लगते। बिना किसी ऑफिशियल पोजीशन के दाऊद इस ग्रुप का अनऑफिशियल लीडर बन रहा था। शायद पहली बार डोंगरी के नौजवान उसे नेता की तरह सुनने लगे थे और यही वह जगह थी जहां दाऊद ने अपनी जिंदगी का पहला गैंग बनाना सीखा। यंग पार्टी के बाद दाऊद का नाम डोंगरी में तेजी से फैलने लगा। लेकिन अभी भी एक आदमी ऐसा था जिसके सामने दाऊद की हैसियत छोटी थी, बासु दादा। दाऊद जानता था कि डोंगरी में असली दबदबा अभी भी बासु का है, लेकिन एक छोटी घटना दोनों को आमने सामने लाने वाली थी। बासु दादा के लिए काम करने वाले दो भाई थे, हामिद और माजिद। दाऊद की उनसे पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। फिर एक दिन खबर आई कि हामिद ने दाऊद के करीबी दोस्त को फिर पीटा है। यह सुनते ही दाऊद भड़क गया। वह सीधे हामिद के घर गया और उसे धमकाया। उसने साफ कहा कि अगर बासु दादा का नाम बीच में न होता तो वह उसे छोड़ता नहीं। हामिद समझ गया कि अकेले वह दाऊद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर बासु को भड़का दिया जाए तो मामला पलट सकता है। वह बासु दादा की बैठक में पहुंचा और उसने दाऊद की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसने दावा किया कि दाऊद ने बासु को गालियां दी हैं। बासु के दरबार में सन्नाटा फैल गया। डोंगरी में लोग बासु से आंख मिलाकर बात करने से डरते थे। उसके बारे में गाली देना तो दूर की बात थी, और यह बात एक ऐसे लड़के के नाम से कही जा रही थी
जिसकी उम्र ही कितनी थी। बासु ने तुरंत इब्राहिम कास्कर को बुलवाया। कुछ देर बाद इब्राहिम और साबिर बासु की बैठक में पहुंचे। माहौल ठंडा लेकिन भारी था। बासु ने इब्राहिम से दाऊद के बारे में पूछा। हामिद ने अपनी कहानी दोहराई और बासु का गुस्सा बढ़ता गया। उसने इब्राहिम को सबके सामने डांटना शुरू कर दिया। बात अब दाऊद की गलती तक सीमित नहीं रही थी, यह बासु की इज्जत का मामला बन गया था। बैठक में बैठे लोग चुप थे। एक पुलिस कांस्टेबल, जिसे मोहल्ले में इज्जत मिलती थी, एक लोकल गुंडे के सामने खड़ा था और सबके सामने अपमान झेल रहा था। साबिर यह सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। इब्राहिम बिना जवाब दिए वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे की बेबसी कई लोगों ने देखी। जब साबिर ने यह बात दाऊद को बताई तो दाऊद का खून खौल उठा। उसके लिए यह सिर्फ पर्सनल फाइट नहीं थी, यह उसके पिता की इज्जत का मामला था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूमता रहा। उसका पिता सबके सामने खड़ा है और बासु उसे बेइज्जत कर रहा है। दाऊद ने फैसला कर लिया कि जवाब मिलेगा और जवाब ऐसा होगा जिसे पूरी डोंगरी देखेगी। लेकिन दाऊद जल्दबाजी में हमला करने वालों में से नहीं था। उसने पहले रूटीन समझा। बासु किस रास्ते से नमाज पढ़ने जाता है, किस वक्त निकलता है, साथ में कितने लोग होते हैं, कौन सा रास्ता कमजोर है, सब जानकारी जुटाई गई। फिर एक शुक्रवार को दाऊद ने अपने भरोसेमंद लड़कों को जमा किया। हनीफ कुत्ता, राजी, सुल्तान, साबिर और यंग पार्टी के कुछ खास लड़के उसके साथ थे। प्लान साफ था, बासु दादा को ऐसी चोट देनी है जिससे उसकी दहशत टूट जाए। शुक्रवार को बासु नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वह वहां आमतौर पर बहुत ज्यादा आदमी साथ नहीं लाता था और हथियार भी नहीं रखता था। दोपहर का वक्त था, नमाज खत्म हुई। बासु अपने लोगों के साथ बाहर निकला। उसे अंदाजा नहीं था कि सड़क की दूसरी तरफ कुछ लड़के उसका इंतजार कर रहे हैं। दाऊद ने इशारा किया। अगले ही पल सोडा वाटर की बोतलें हवा में उड़ने लगी। एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कांच टूटने की आवाजें गूंज उठी। बासु के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दाऊद के लड़के अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर चुके थे। एक बोतल बासु के कंधे पर लगी, कांच बिखरा और टुकड़े उसके चेहरे और हाथ में ढंस गए। पहली बार डोंगरी के सबसे खतरनाक आदमी के शरीर से खून बह रहा था। बासु गुस्से में दाऊद की तरफ बढ़ा। दाऊद इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने कांच के बल्ब निकाले और एक के बाद एक बासु पर फेंकने शुरू कर दिए। बल्ब जमीन पर फूट रहे थे, कांच के छोटे टुकड़े हवा में बिखर रहे थे और कई टुकड़े बासु के शरीर में लग रहे थे। सड़क पर भगदड़ मच गई। दुकानदार शटर गिराने लगे, राहगीर भागने लगे और डोंगरी के लोग हैरानी से देख रहे थे। पहली बार किसी ने बासु दादा पर सिर्फ हमला नहीं किया था, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ही मिनटों में हालात पलट गए। बासु और उसके आदमी घायल थे। दाऊद के लड़के लगातार अटैक कर रहे थे। आखिरकार बासु अपने लोगों के साथ काली मर्सिडीज में बैठकर वहां से भागा। लेकिन हमला यही नहीं रुका। भागती हुई मर्सिडीज पर भी बोतलें बरसती रहीं। शीशे टूटे, टेल लाइट्स चकनाचूर हुईं और गाड़ी की चमकती बॉडी पर डेंट्स पड़ गए। दाऊद के लड़के जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन दाऊद अभी सेटिस्फाइड नहीं था। उसके हिसाब से बदला अधूरा था। वह अपने साथियों को लेकर टेमकर मोहल्ला की तरफ बढ़ा, जहां बासु दादा का मशहूर अखाड़ा था। वही अखाड़ा उसकी शान था, वही उसका दरबार था, वही उसकी ताकत का सिंबल था। दाऊद अंदर घुसा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। दीवारों पर लगे शीशे टूटे, फर्नीचर बिखरा, एक्सरसाइज का सामान चकनाचूर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा वार उस मशीन पर था जिससे बादाम का शरबत बनाया जाता था और जिस पर बासु को बहुत गर्व था। कुछ ही मिनटों में उस मशीन के टुकड़े हो गए। जब दाऊद और उसके लड़के वहां से निकले तो अखाड़ा पहचान में नहीं आ रहा था। उस दिन दाऊद ने सिर्फ एक जगह नहीं तोड़ी, उसने बासु दादा का गुरूर तोड़ा। डोंगरी में पहली बार कई लोगों ने सोचा शायद बासु का द्वार खत्म हो रहा है। बासु को पीछे धकेलने के बाद दाऊद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। अब उसे लगने लगा कि डोंगरी में उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसी दौरान उसे खबर मिली कि हाजी मस्तान के लोगों ने उसके दो दोस्तों को बुरी तरह पीटा है। वजह साफ नहीं थी, लेकिन दाऊद के लिए वजह से ज्यादा मैसेज जरूरी था। हाजी मस्तान ने उसके एरिया में उसके दोस्तों को पिटवाया था। यह बात दाऊद को चुभ गई। दिसंबर 1974 में हाजी मस्तान मुंबई का बहुत बड़ा नाम था, सोने और चांदी की स्मगलिंग का बादशाह। अखबारों में तस्वीरें, फिल्म स्टार से मुलाकात, बड़े लोगों की इज्जत। मस्तान सिर्फ गैंगस्टर नहीं, एक पब्लिक फिगर जैसा बन चुका था। दाऊद ने समझा कि किसी आदमी को हराने के लिए उसकी वीकनेस पर वार करना होता है। बासु की वीकनेस उसकी ईगो और इज्जत थी, इसलिए दाऊद ने उसे सबके सामने चोट दी। हाजी मस्तान की वीकनेस दाऊद की नजर में पैसा था, इसलिए उसने प्लान बनाया। मस्तान के पैसे पर हाथ डालना है। मस्तान का पैसा मारवाड़ी आंगड़िए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे।
दाऊद को खबर मिली कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए मस्जिद बंदर के एक ऑफिस से उसके मालाबार हिल वाले घर भेजे जाएंगे। उस दौर में 5 लाख रुपए की कीमत बहुत बड़ी थी। दाऊद ने तय कर लिया कि यह पैसा मस्तान तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन प्रॉब्लम थी, दाऊद और उसके लड़कों ने आज तक इतनी बड़ी वारदात नहीं की थी। न एक्सपीरियंस, न बड़ा गैंग, न प्रोफेशनल मास्टर प्लान। बस हिम्मत, जल्दबाजी और यह भरोसा कि वे हाजी मस्तान को चोट पहुंचा सकते हैं। दाऊद ने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया, अब्बू बकर, एजाज, सैयद सुल्तान, शेर खान और कुछ और साथी। तैयारी शुरू हुई। खबर पक्की मानी गई कि पैसा टैक्सी से जाएगा। हमला रास्ते में होना था। लड़कों को अलग अलग जगह लगाया गया। किसी के हाथ में डंडा, किसी के पास चाकू, किसी के पास देसी कट्टा। बाहर से सब कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन अंदर नर्वसनेस थी, क्योंकि यह उनकी पहली बड़ी आर्म्ड रॉबरी होने वाली थी। 4 दिसंबर 1974 दोपहर करीब 2 बजे। सभी अपनी जगह तैयार थे। अब बस उस टैक्सी का इंतजार था जिसमें पैसा आने वाला था। कुछ देर बाद मुखबिर ने इशारा किया। काली पीली टैक्सी आ रही थी। दाऊद ने टैक्सी को देखा, लेकिन अगले ही पल उसे शक हुआ। जितने लोगों की उम्मीद थी, टैक्सी में उससे ज्यादा लोग थे। पीछे 2 मारवाड़ी बैठे थे और उनके साथ एक और आदमी था जो सिक्योरिटी के लिए लग रहा था। कुछ सेकंड के लिए लड़के हिचकिचाए, लेकिन अब वापस लौटने का वक्त नहीं था। दाऊद ने आंखों से इशारा किया। शेर खान ने सबसे पहला वार किया। उसने पास खड़ी हाथगाड़ी को पूरी ताकत से टैक्सी के सामने धकेल दिया। अचानक ब्रेक्स लगे, टायर्स चीखे और टैक्सी सड़क के बीचों बीच रुक गई। अंदर बैठे लोग समझ पाते, उससे पहले दाऊद के सातों लड़के गाड़ी को चारों तरफ से घेर चुके थे। हाथ में चाकू, डंडे और कट्टे थे। ड्राइवर फ्रीज हो गया। दाऊद आगे बढ़ा, पीछे का दरवाजा खोला और अंदर बैठे व्यापारियों से बैग छीना। बैग में पैसे थे, लेकिन दाऊद को लगा कि बाकी माल भी है। उसने पूछा, बाकी पैसे कहां हैं? डर से टूट चुके व्यापारियों में से एक ने टैक्सी की डिग्गी की तरफ इशारा किया। एजाज ने डिग्गी खोली और अंदर काले लोहे का बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स भारी था। दाऊद समझ गया कि अंदर कुछ बड़ा है। उसने माल अपने लोगों को पकड़ाया और चारों तरफ नजर घुमाई। सड़क पर अफरा तफरी थी। लोग दूर खड़े देख रहे थे, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दाऊद समझ गया कि अब 1 सेकंड भी रुकना खतरनाक है। उसने इशारा किया और सभी लड़के अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। कुछ मिनट बाद सड़क पर सिर्फ टैक्सी, डरे हुए व्यापारी और एक ऐसी रॉबरी बची थी जिसकी चर्चा अगले दिन पूरी मुंबई में होनी थी। उस रात दाऊद और उसके साथियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्हें लगा कि प्लान काम कर गया। उन्हें लगा कि उन्होंने हाजी मस्तान को चोट पहुंचा दी, लेकिन सच कुछ और था। जिस पैसे को वे हाजी मस्तान का माल समझ रहे थे, वह असल में मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का पैसा था। दाऊद और उसके साथियों को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने मस्तान का पैसा नहीं, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी बैंक रॉबरीज में से एक को अंजाम दे दिया है। अगली सुबह मुंबई के अखबारों में खबर छाई हुई थी। दिन दहाड़े डकैती, हथियारबंद हमला, लाखों रुपए गायब। शहर में दाऊद इब्राहिम का नाम चर्चा में आने लगा। जब यह बात इब्राहिम कास्कर तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतनी बड़ी वारदात में शामिल हो सकता है। छोटी मोटी गुंडागर्दी तक वह शायद सोचता था कि उम्र के साथ लड़का सुधर जाएगा, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार दाऊद पूरे शहर की हेडलाइंस में था। इब्राहिम लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था। क्राइम ब्रांच हरकत में आ चुकी थी। गैंग के बाकी लड़के एक एक करके पकड़े जाने लगे, लेकिन दाऊद और साबिर गायब हो गए। अगले दिन एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम के घर आया और कहा कि साहब ने क्राइम ब्रांच बुलाया है। इब्राहिम समझ गया, जिस बात का डर था वही हो चुका है। क्राइम ब्रांच से बाहर निकलते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। वह बेटों को बचाने नहीं, उनका हिसाब करने निकला था। इब्राहिम का अपना नेटवर्क था। पुलिस में लोग जानते थे, क्रिमिनल्स में पहचान थी, मोहल्ले में उसकी बात सुनी जाती थी। उसने दाऊद और साबिर का पता लगाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि दोनों भाई भाईखला में एक दोस्त के घर छुपे हुए हैं। इब्राहिम वहां पहुंचा। दोनों ने पिता को देखा और समझ गए कि खेल खत्म है। वह उन्हें लेकर घर आया। दाऊद और साबिर सिर झुकाए खड़े थे। मां अमीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इब्राहिम के चेहरे पर गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक खामोशी थी। कुछ पल तक कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। फिर इब्राहिम ने अपनी पुलिस बेल्ट निकाली, वही बेल्ट जो उसने नौकरी के दौरान सालों तक पहनी थी। दाऊद और साबिर समझ गए कि अब तूफान आने वाला है। इब्राहिम ने कहा कि उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, लोगों की मदद की, नाम बनाया और दोनों बेटों ने एक दिन में सब मिट्टी में मिला दिया। फिर बेल्ट चली, पहले दाऊद पर, फिर साबिर पर। कमरे में बेल्ट की आवाज गूंजती रही। अमीना ने रोकने की कोशिश की,
लेकिन इब्राहिम जैसे सुन ही नहीं रहा था। सालों की उम्मीद, हाल की बेइज्जती और पिता का टूटा हुआ भरोसा सब एक साथ बाहर आ रहा था। दाऊद और साबिर खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने चीखें सुनी। कुछ करीबी लोग घर तक पहुंचे और इब्राहिम को रोकने की कोशिश की। काफी देर बाद वह रुका, लेकिन बात अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने दोनों से कहा, चलो। बाहर टैक्सी खड़ी थी। दाऊद और साबिर समझ नहीं पाए कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। जब टैक्सी क्राइम ब्रांच के बाहर रुकी तो दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। दाऊद को लगा होगा कि पिता पुलिस से बचाएंगे, लेकिन इब्राहिम कास्कर खुद उन्हें पुलिस के हवाले करने आया था। क्राइम ब्रांच में इब्राहिम ने दोनों बेटों को ऑफिसर्स के सामने खड़ा किया और कहा कि गलती हुई है, जो सजा देनी है दे दीजिए। उस पल दाऊद और साबिर के लिए इब्राहिम सिर्फ पिता नहीं, एक पुलिस वाला था। ऑफिसर्स ने भी दोनों की हालत देखी। पीठ पर बेल्ट के इतने निशान थे कि उन्होंने और मारना ठीक नहीं समझा। पुलिस ने लूटा हुआ पैसा रिकवर किया और दाऊद, साबिर और उनके साथियों को जेल की सजा हुई। बैंक रॉबरी का मामला वहीं खत्म हुआ। लेकिन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। अब तक वह डोंगरी का लड़का था। इस घटना के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड उसका नाम जान चुका था। बैंक रॉबरी के बाद दाऊद कुछ वक्त के लिए शांत हुआ, लेकिन डोंगरी शांत रहने वाली जगह नहीं थी। उस वक्त पठानों का आतंक बढ़ रहा था। करीम लाला का नाम ही काफी था। दुकानदार डरते थे, मजदूर डरते थे और कई पुलिस वाले भी पठानों से पंगा लेने से बचते थे। मारपीट, उगाही, धमकियां, कर्जे के नाम पर ब्रूटल रिकवरी, कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रणबीर लीखा इस बढ़ती हुई गुंडागर्दी से परेशान था। उसने सोचा कि इब्राहिम कास्कर से मदद ली जाए, क्योंकि उसकी बात हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे लोग सुनते थे। इब्राहिम ने बताया कि अब वह बूढ़ा हो चुका है और पठान उसे पहले जैसा सीरियसली नहीं लेते। फिर भी लीखा चाहता था कि वह जाकर बात करे। इब्राहिम ने कोशिश की, लेकिन पठानों पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन लीखा अपने ऑफिस में इसी प्रॉब्लम को लेकर बैठा था। तभी जर्नलिस्ट इकबाल नातिक उससे मिलने आया। उसने परेशानी पूछी तो लीखा ने सब बताया। नातिक ने बात को एक अलग एंगल से देखा। उसका आइडिया सीधा था, लोहे को लोहा काटता है। अगर पठानों को रोकना है तो उनके सामने किसी ऐसे आदमी को खड़ा करना होगा जो उनसे डरता ना हो। लीखा ने पूछा, ऐसा कौन करेगा? नातिक ने इब्राहिम कास्कर के बेटे का नाम लिया, दाऊद। शुरुआत में लीखा ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि एक मोहल्ले का लड़का पठानों का क्या बिगाड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे खुद जवाब मिल गया। एक दिन लीखा पुलिस जीप में जा रहा था। सड़क पर भीड़ लगी थी, ट्रैफिक जाम था। एक पठान और एक दुबला पतला लड़का लड़ रहे थे। पठान खून से लथपथ था, लेकिन लड़का रुकने को तैयार नहीं था। लीखा ने दोनों को अलग किया और लड़के से नाम पूछा। जवाब आया, दाऊद इब्राहिम कास्कर। लीखा को नातिक की बात याद आ गई। उसने दाऊद को जीप में बिठाया। रास्ते में उसने पूछा कि पठानों से लड़ने का इतना शौक क्यों है। दाऊद का जवाब था कि यह शौक नहीं, जरूरत है। अगर नहीं लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इस जवाब ने लीखा को प्रभावित किया। उसने दाऊद के सामने प्रपोजल रखा, जो काम तुम कर रहे हो वही कानून के साथ मिलकर करो। पठानों को कंट्रोल में लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। दाऊद ने बात सुनी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। शायद वह सोच रहा था कि वह किसी का आदमी क्यों बने, एक दिन लोग उसके आदमी क्यों न बने। जीप नूरबाग के पास पहुंची और दाऊद उतर गया। लेकिन उस दिन जीप से सिर्फ एक लड़का नहीं उतरा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया बीज बो दिया गया था। करीम लाला बूढ़ा हो रहा था। उसके बाद पठानों की दूसरी जनरेशन ने गुंडागर्दी की कमान संभाल ली थी। अमीरजादा, आलमजेब, अय्यूब लाला, सईद बाटला और कई दूसरे नाम। इनके लिए पैसा ही कानून था और ताकत ही इंसाफ। ब्याज का पैसा नहीं लौटाया तो मारपीट, विरोध किया तो गायब, रंगदारी से मना किया तो दुकान बंद। पठानों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। लीखा से मुलाकात के बाद इकबाल नातिक और दाऊद के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों अलग दुनिया के लोग थे, एक जर्नलिस्ट, दूसरा मोहल्ले का गैंग लीडर। लेकिन उन्हें जोड़ती थी पठानों के लिए नफरत। नातिक अपने अखबार में उनके कारनामे छापता था और दाऊद गलियों में उनसे भिड़ता था। दाऊद ने बासु दादा से एक बात सीखी थी, इलाके की ताकत पॉलिटिक्स में भी आजमाई जा सकती है। उसने देखा था कि बासु अपने सपोर्ट से उम्मीदवार जितवा देता था। दाऊद ने भी अपनी ताकत परखने का फैसला किया। उसने नातिक से चुनाव लड़ने को कहा। नातिक को पहले लगा कि दाऊद मजाक कर रहा है, लेकिन दाऊद सीरियस था। वह देखना चाहता था कि डोंगरी में उसके नाम की कितनी कीमत है। 1977 में इकबाल नातिक ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया।
दाऊद और उसके लड़के प्रचार में उतर गए। पोस्टर्स लगे, लोगों से मुलाकातें हुई, गलियों में कैंपेन चला, लेकिन रिजल्ट दाऊद की उम्मीद से उल्टा आया। नातिक बुरी तरह हार गया। उसे मुश्किल से कुछ 100 वोट मिले। यह हार नातिक के लिए पॉलिटिकल डिफीट थी, लेकिन दाऊद के लिए लेसन। उसे समझ आया कि अभी वह उतना ताकतवर नहीं है जितना खुद को समझ रहा था, लेकिन नातिक ने इसे अलग तरह से लिया। उसे लगा कि उसे पठानों ने हरवाया है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह पठानों के खिलाफ और ज्यादा लिखने लगा। फिर मुंबई के एक गेस्ट हाउस में एक खौफनाक वारदात हुई। एक न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए बॉम्बे आया था। रात में कुछ गुंडे उनके कमरे में घुसे। महिला के साथ रात भर हैवानियत की गई और सुबह जाते वक्त एविडेंस मिटाने के लिए महिला और उसके पति की हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। डर इतना था कि विटनेसेस खामोश थे। कुछ दिनों बाद इकबाल नातिक के अखबार में पूरी कहानी छपी, नामों के साथ, सबूतों के साथ और आरोपों के साथ। रिपोर्ट में अय्यूब लाला, सईद बाटला और उनके साथियों के नाम लिखे गए थे। खबर ने सनसनी फैला दी। पुलिस हरकत में आई, जांच शुरू हुई और आखिरकार अय्यूब लाला, सईद बाटला और उनके कुछ आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। यह नातिक की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन इसी जीत ने उसके लिए बहुत ताकतवर दुश्मन बना दिए। कुछ महीनों बाद वे लोग जमानत पर बाहर आ गए। बाहर आते ही बदले की तैयारी शुरू हुई। पहले धमकियां दी गईं, फिर नातिक के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, लेकिन नातिक पीछे नहीं हटा। उसने उल्टा पुलिस में कंप्लेंट की। उसकी कंप्लेंट के बाद एक मशहूर कारम क्लब पर पुलिस रेड पड़ी। यह क्लब इलाके में पठानों का अड्डा माना जाता था। क्लब बंद कर दिया गया। नातिक की तरफ से यह आखिरी बड़ा वार था। अब पठानों ने तय कर लिया कि उसे सबक सिखाना ही होगा। 17 अगस्त 1977 की रात नातिक अपने घर में था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर सईद बाटला खड़ा था। उसने कहा कि भाई ने बुलाया है। नातिक ने कहा कि सुबह मिल लेगा, लेकिन जवाब मिला, अभी चलना पड़ेगा। नातिक समझ गया कि मामला सीरियस है। उसे यह नहीं पता था कि वह अपने घर से आखिरी बार उस रात इस तरह निकल रहा है। वह सईद के साथ कार में बैठ गया। उसी पल उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कार में बैठते ही नातिक को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। अंदर अजीब सन्नाटा था। कोई नॉर्मल बातचीत नहीं हो रही थी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, गालियां शुरू हुईं। फिर सईद बाटला और उसके साथियों ने उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर दी। हमला अचानक था। नातिक को संभलने का मौका नहीं मिला। वह बार बार पूछता रहा कि उसकी गलती क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ मार पड़ती रही। कुछ देर बाद कार ग्रांट रोड के पास एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुकी। यही अमीरजादा का ऑफिस था। नातिक को घसीटकर अंदर ले जाया गया। उसका चेहरा सूज चुका था, कपड़े फट चुके थे और शरीर पर चोटें साफ दिख रही थी, लेकिन असली टॉर्चर अभी शुरू होना था। कमरे में मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया। उसे दाऊद का आदमी कहा गया। फिर मारपीट का नया दौर शुरू हुआ। घूंसे, लातें, थप्पड़। नातिक अब इंसान कम और पंचिंग बैग ज्यादा लग रहा था, लेकिन सईद बाटला का गुस्सा शांत नहीं था। जेल में बिताए महीने उसके दिमाग में ताजा थे। उसे लगता था कि उसकी परेशानी की जड़ नातिक ही है। उसने एक पैना हथियार निकाला और नातिक पर कई वार किए। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर खून से लथपथ था। दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमलावरों को लगा कि काम खत्म हो चुका है। उन्होंने उसके लगभग बेजान शरीर को उठाया, गाड़ी में डाला और वहां से निकल गए। मुंबई की सड़कों पर दौड़ती वह कार कुछ देर बाद माहिम पहुंची। माहिम क्रीक के पास एक सुनसान जगह पर उन्होंने नातिक को मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया और चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप उस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम में होते तो सबसे पहले किस एंगल की जांच करते? पठान गैंग का बदला, दाऊद का कनेक्शन या पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच बढ़ती हुई खामोश पार्टनरशिप? अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब कर लीजिए।